नमस्ते। एड्यूटेक इन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक नया और बहुत ही मजेदार अध्याय शुरू करने वाले हैं, गति एवं दूरियों का मापन। चलिए इसे कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए, पहेली और बूझों की क्लास में सारे बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बात कर रहे थे। कोई बता रहा था कि वो पहले ट्रेन से, फिर बस से और आखिर में बैलगाड़ी से अपने गांव पहुंचा, तो किसी ने हवाई जहाज से यात्रा की। जरा सोचिए, बहुत बहुत पुराने समय में जब लोगों के पास आने जाने के ये सब साधन नहीं थे, तो वे कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। अरे, वे तो पैदल ही चलते थे और अपना सारा सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने जानवरों का इस्तेमाल करना सीखा। और पानी में यात्रा कैसे करते थे? अच्छा, उस समय के लोगों ने प्रकृति से ही प्रेरणा ली। उन्होंने देखा कि अरे, मछली तो पानी में कितनी आसानी से तैरती है, और बस उन्होंने अपनी नावों को भी मछली जैसा ही आकार दे दिया। और फिर हुआ पहिए का आविष्कार, जिसने तो जैसे सब कुछ ही बदल कर रख दिया। चलिए, यातायात की इस कहानी को हम समय के साथ देखते हैं। देखिए, शुरुआत हुई प्राचीन काल में पैदल चलने से, फिर आया पहिए का आविष्कार और इससे बनी जानवरों से खींची जाने वाली गाड़ियां। इसके बाद 19वीं सदी में आया भाप का इंजन, जिसने ट्रेन्स और जहाजों से यात्रा में एक क्रांति ला दी। और 20वीं सदी में तो मोटर कार, हवाई जहाज और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान भी आ गए। इनसे तो हमारी दुनिया बहुत छोटी लगने लगी, है ना? जब हम यात्रा और दूरियों की बात करते हैं, तो एक सवाल मन में आता है कि हम ये कैसे जानते हैं कि कोई जगह कितनी दूर है। मतलब, हम दूरियों को मापते कैसे हैं? इस सवाल को समझने के लिए चलिए वापस पहेली और बूझों की कहानी पर चलते हैं, जो अपनी डेस्क पर जगह को लेकर झगड़ रहे थे। तो पहेली और बूझों ने अपनी समस्या को सुलझाने का एक बड़ा मजेदार तरीका निकाला। उन्होंने अपने खेलने वाले गिल्ली डंडे का इस्तेमाल किया। उन्होंने डेस्क को नापा तो पाया कि उसकी लंबाई ठीक 2 डंडों और 2 गिल्लियों के बराबर है। बस फिर क्या था? उन्होंने डेस्क के ठीक बीच में एक लाइन खींच दी, ताकि दोनों को बराबर हिस्सा मिल जाए। अब हर एक को मिला एक डंडा और एक गिल्ली की लंबाई जितना हिस्सा। लेकिन कुछ दिनों बाद वो बीच वाली लाइन मिट गई और बूझों का पुराना गिल्ली डंडा भी खो गया। अब उसके पास एक नया सेट था। जब उन्होंने इस नए सेट से डेस्क को दोबारा नापा, तो एक अजीब सी समस्या हो गई। इस बार डेस्क की लंबाई 2 डंडों और एक गिल्ली से थोड़ी ज्यादा निकली और एक छोटा सा हिस्सा बिना नपे ही बच गया। तो सवाल ये उठता है कि माप बदल क्यों गया? देखिए, आसान शब्दों में समझिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नए गिल्ली डंडे की लंबाई पुराने वाले से अलग थी। इससे हमें एक बहुत जरूरी बात समझ में आती है कि मापने के लिए हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनका आकार और लंबाई हमेशा एक जैसी रहे, वो बदले नहीं। बहुत पुराने समय में जब ऐसे फिक्स्ड साइज के पैमाने नहीं होते थे, तो लोग अक्सर अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करके ही चीजें मापते थे। चलिए हम भी एक क्रियाकलाप करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता था। चलिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लीजिए हम अपनी कक्षा की लंबाई अपने पैरों से नापते हैं। इसके लिए अपने पैर की लंबाई को एक मात्रक यानी कि 1 यूनिट मान लीजिए। अब कमरे की एक दीवार से सटकर खड़े हो जाइए और एड़ी से पंजा सटाकर कदम गिनते हुए दूसरी दीवार तक चलिए, ठीक वैसे ही जैसा आप एनिमेशन में देख रहे हैं। इसी तरह कमरे की चौड़ाई भी नापिए और अपनी सारी माप एक टेबल में लिख लीजिए। अब सोचिए, जब क्लास के अलग अलग बच्चे ये करेंगे तो क्या सबके परिणाम एक जैसे आएंगे? नहीं, शायद नहीं। देखिए इस टेबल को। विद्यार्थी ए का माप है 12 पैर लंबाई, तो विद्यार्थी बी का 13। ऐसा क्यों हुआ? अरे, क्योंकि सभी के पैरों की लंबाई एक जैसी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि पैर की लंबाई मापने के लिए एक भरोसेमंद मात्रक नहीं है। चलिए अब क्रियाकलाप 2 करते हैं। इस बार हम अपने बालिष्ट का उपयोग करेंगे। बालिष्ट क्या होता है? ये देखिए, अपने हाथ के पंजे को फैलाकर अंगूठे के सिरे से छोटी उंगली के सिरे तक की दूरी को बालिष्ट कहते हैं। इसे एक मात्रक मानकर एक मेज की चौड़ाई नापते हैं। आप पाएंगे कि यहाँ भी सबका माप अलग अलग ही आएगा, क्योंकि हम सबके हाथों का आकार भी तो अलग अलग होता है ना। तो इन सभी क्रियाकलापों से हम एक बहुत जरूरी बात सीखते हैं, और वो है मात्रक का मतलब। आसान शब्दों में समझिए, जब हम कोई भी चीज नापते हैं तो हम एक अनजान लंबाई की तुलना एक जानी पहचानी फिक्स लंबाई से करते हैं।
इसी जानी पहचाने और फिक्स लंबाई को मात्रक या यूनिट कहते हैं। इसीलिए किसी भी माप के हमेशा दो हिस्से होते हैं, एक संख्या जैसे 12 और दूसरा होता है मात्रक जैसे कि पैर लंबाई। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, पैर की लंबाई या बालिश जैसे मात्रकों से तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें ऐसे मात्रकों की जरूरत थी जो पूरी दुनिया में सभी के लिए एक जैसे हों, समान हों। इन्हें ही हम मानक मात्रक कहते हैं। जरा सोचिए, अगर एक देश में कपड़ा हाथ से नपता हो और दूसरे देश में कदम से, तो आपस में व्यापार करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए साल 1790 में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने मापन की एक मानक प्रणाली बनाई जिसे मीटरी पद्धति कहा जाता है। पूरी दुनिया में एक रूप था, यानी कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर मात्रकों का एक सेट स्वीकार कर लिया। आजकल हम जिस प्रणाली का उपयोग करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या SI यूनिट्स कहते हैं। इस सिस्टम के अनुसार लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है उस पर जो छोटे छोटे निशान होते हैं वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर ही तो है। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है जिन्हें हम सेंटीमीटर कहते हैं, और हर सेंटीमीटर के बीच 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। और हाँ, लंबी दूरियों के लिए हम किलोमीटर का उपयोग करते हैं, जहां 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक मानक पैमाना या स्केल तो है, लेकिन फिर भी सही माप लेने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। चलिए लंबाई को यथार्थ यानी कि बिल्कुल सही मापने का तरीका सीखते हैं। लंबाई को सही नापने के लिए पहली और सबसे जरूरी बात, पैमाने को हमेशा वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के साथ साथ बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। जैसा कि आप बाईं ओर वाली सही तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो दाईं ओर तिरछा तरीका दिखाया गया है यह गलत है। इससे माप हमेशा गलत आएगा। अब दूसरी सावधानी, कई बार इस्तेमाल करते करते पैमाने का सिरा टूट जाता है और जीरो का निशान ठीक से नहीं दिखता। तो ऐसे में क्या करें? जीरो से नापने की जगह आप पैमाने के किसी और साफ दिखने वाले पूरे अंक जैसे 1 सेंटीमीटर से नापना शुरू कर सकते हैं। बस एक बात याद रखनी है कि आखिर में जो भी माप आए उसमें से उस 1 सेंटीमीटर को घटाना पड़ेगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी आंखों की सही स्थिति। माप लेते समय आपकी आंख ठीक उस निशान के ऊपर होनी चाहिए जिसे आप पढ़ रहे हैं, जैसा कि यहाँ बीच वाली स्थिति B में दिखाया गया है। अगर आप साइड से यानी A या C की स्थिति से देखेंगे तो आपको सही माप दिखाई ही नहीं देगा। विज्ञान में इस गलती को लंबन त्रुटि कहते हैं। अब एक और मजेदार क्रियाकलाप करते हैं। हम सीधी रेखा को तो स्केल से आसानी से नाप सकते हैं, पर किसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा की लंबाई कैसे नापें? इसके लिए हम एक धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधकर उसे रेखा के शुरू में रखिए। फिर धागे को धीरे धीरे अपनी उंगलियों से रेखा के साथ साथ बिछाते हुए अंतिम बिंदु तक ले जाइए। जहां रेखा खत्म हो वहां धागे पर एक निशान लगा लीजिए। अब बस इस धागे को सीधा करके स्केल पर रखिए और गांठ और निशान के बीच की लंबाई माप लीजिए। है ना आसान? अभी तक हम स्थिर यानी रुकी हुई वस्तुओं की लंबाई मापने की बात कर रहे थे। अब चलिए अपने चारों ओर गतिशील वस्तुओं को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। हमारे आसपास क्या क्या हिलता डुलता है, जरा सोचिए। तो ये गति आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में समझिए। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति में है, और अगर उसकी स्थिति नहीं बदलती तो वह विराम में है यानी रुकी हुई है। जैसे आसमान में उड़ती हुई चिड़िया गति में है, लेकिन आपकी मेज विराम में है। गति भी कई तरह की होती है। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे कहते हैं सरल रेखीय गति, जैसे सड़क पर चलती हुई कार या परेड करते हुए सिपाही। जब कोई वस्तु गोल गोल घूमती है तो उसे कहते हैं वर्तुल गति, जैसे चलते हुए पंखे की पंखुड़ियां। और जब कोई वस्तु अपनी गति को बार बार एक ही तरह से दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम या फिर पार्क में झूलता हुआ कोई बच्चा। तो आज की हमारी एजुटेकन कक्षा में हमने मापन की कहानी से लेकर गति के अलग अलग प्रकारों तक का एक दिलचस्प सफर तय किया। हमने सीखा कि सही माप के लिए मानक मात्रकों की जरूरत क्यों होती है और गति हमारे चारों ओर कैसे मौजूद है।
अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या कोई वस्तु एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की गति कर सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।